हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करें मिरर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं संविधान के तहत संविधान का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर संविधान की प्रस्तावना लेकर के आया हूं। और ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक टेस्ट भी रखा है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, उसे आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। और इस वीडियो की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहले हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। बात करते हैं हम प्रस्तावना की। तो करा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कहने का मतलब ये है, संविधान सभा की जब बैठकें चालू हुई तो शुरुआत की जो 3 बैठकें हुई आपको बता दें। एक 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, एक 9 दिसंबर हो गई, दूसरा 11 दिसंबर हो गई, ठीक है, एक हुई थी 13 दिसंबर को। ये जो 3 बैठक हुई थी बैक टू बैक, ये जो हुई थी, एक 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को। तो आपको बता दें 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई उसके अध्यक्ष कौन थे आपको बता दें। तो आपको, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको खुद ही बताना चाहिए। आपको इसका जो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, इसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को चुना गया, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई, जो कि 2 दिन बाद हुई थी, और उसमें जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। और जो उसके फिर 2 दिन बाद जो 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और यही जाकर के आगे प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक है, तो आप इतनी बात याद रखेंगे कि जो संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो जो 13 दिसंबर की बैठक थी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रस्तावना की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको ये प्रस्तावना याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसे याद कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले अगर नहीं भी याद होती है तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो जरूर याद हों आपको। जैसे कि इस प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है, तो हम भारत के लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती, कभी कभी पूछा जाता। तो हम भारत के लोग, यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया, आप ये याद रखेंगे। चाहे अंग्रेजी में पूछेगा तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अगर हिंदी में पूछेगा तो हम भारत के लोग। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, कौन किसे न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित या अपमार्मित करते हैं। ठीक, इतनी बात बताई गई है। तो ये तो संविधान की प्रस्तावना हो गई, लेकिन आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कौन से याद रखने हैं, तो आपको याद रखना होगा कि इस संविधान में जो है वो 3 न्याय दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 न्याय आपको याद होना चाहिए। संविधान में 3 न्याय दिए गए हैं, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय दिए गए हैं। बात करेगा स्वतंत्रताओं की तो 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 स्वतंत्रताएं देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 स्वतंत्रता देंगे। ऐसे याद रखेंगे, जब आदमी विचार करेगा तो विचार करेगा, क्या करेगा, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब बोलेगा, उस विचारों को प्रकट करेगा। तो विचार करेगा, विचार करने के साथ अभिव्यक्त करेगा, और जब अभिव्यक्त करेगा तो उस पर भी विश्वास भी करेगा। भाई अपने शब्दों पर जब व्यक्त करेगा तो उन शब्दों पर विश्वास करेगा, तभी तो अभिव्यक्त करेगा। तो 3 को ऐसे रिलेट करके आप याद सकते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। मतलब विचार करेगा तो अभिव्यक्त करेगा, अभिव्यक्त करेगा तो विश्वास करेगा, और जब विश्वास करेगा तो उसके बाद आप 2 अलग याद रखते हैं, धर्म और उपासना।
ठीक, धर्म और उपासना। तो ये 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं और 2 आपकी समताएं हैं, एक प्रतिष्ठा है और दूसरा अवसर। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समताएं दी गई हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये 3 चीजें याद रखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। न्याय कौन से हैं? 3 न्याय दिए गए हैं, आप संख्या भी याद रखेंगे, 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और उसके बाद स्वतंत्रताएं 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद 2 समताएं, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। तो इतनी बात आप इससे ये याद रखेंगे। और एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें कि इसमें जो आपको ये देखो जो हाईलाइट दिख रहा है रेड कलर का, ये सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं आपको बता दें, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया था। जो 3 शब्द दिख रहे हैं आप फिर से सुन लीजिए, सामाजिक, ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो कि रेड कलर से हाईलाइट करके दिखाया मैंने, एक ये हो गया और 2 ये शब्द हो गए। ये जो 2 शब्द हो गए, ये 3 शब्द जो हो गए, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था, ठीक। कब जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 42वां संशोधन था। सन कौन सा था? तो 1976 यानी 1976 में जोड़ा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये 26 नवंबर 1949 को हमारी प्रस्तावना क्या थी, तो 26 नवंबर 1949 को हमारी प्रस्तावना ये बनेगी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये हटा देंगे और ये अखंडता वर्ड हटा देंगे। 26 नवंबर 1949 को हमारी प्रस्तावना इन 3 शब्दों को हटा करके बनी थी, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता, और ये वर्ड कट जाएगा, एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक। इतनी बात याद रखेंगे। मतलब कि जब 26 नवंबर 1949 को ये 3 शब्द नहीं जुड़े थे, इन 3 शब्दों को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था और वर्ष 1976 था, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई, इतनी बात मैंने डिटेल में बताई है आपको, तो ये क्लियर हो गई होगी प्रस्तावना, कि प्रस्तावना में आपको ये जो 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। संविधान में 3 न्याय दिए गए हैं, 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 2 समताएं दी गई हैं, आप ये याद रखेंगे, ठीक। इन्हीं से आगे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे बात करते हैं। देखो यही आ गया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। मैं जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, आप याद रखेंगे, ये जरूर याद रखेंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें, और सन कौन सा था? तो 1976, आप ये याद रखेंगे, इतनी बात याद रखेंगे इससे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय मैं पहले बता चुका हूं आपको, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रस्तावना में 2 समानताएं दी गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये सब याद रखेंगे, इनके नंबर भी याद रखेंगे। 3 न्याय हैं, 2 समानताएं और 5 स्वतंत्रताएं हैं। अभी हाल ही में ये यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम हुआ था, ये शायद 18 या 19 का था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आया था, आप याद रखेंगे। तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए थे। नंबर पूछा था, खाली नाम नहीं पूछा था, संख्या पूछी थी, ठीक है। तो प्रस्तावना में संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक, सब याद रखेंगे, प्रस्तावना जो है संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। और प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, आप ये भी याद रखेंगे। संविधान की जो प्रकृति है संविधान की, वो न्याय योग्य नहीं, मतलब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप इसके लिए कोर्ट में घसीट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इतनी बात याद रखेंगे। आपको ये बताया प्रस्तावना, उसके विषय में डिटेल में आपको ये बता दिया। आपको प्रस्तावना नहीं याद होती तो आप इतनी बात तो याद ही रखेंगे कि 42वें किसमें कितने न्याय हैं, कितनी समानताएं हैं, कितनी स्वतंत्रताएं हैं, और इसमें कौन से 3 शब्दों को जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इस प्रस्तावना के संबंध में कुछ कथन कहे हैं हमारे जो संविधान के कुछ सदस्य थे। तो उसमें से एक सदस्य थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नाम सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस नाम है इनका, ठीक है। उन्होंने कहा था प्रस्तावना हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना जो है हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कैसे रिलेट। जैसे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने
प्रस्तावना को हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। आप ऐसे याद रखिए कृष्ण भगवान कहाँ, जैसे आपके सपनों में आते हैं कृष्ण भगवान, तो ऐसे याद रखिए कृष्ण भगवान सपनों में आते हैं, तो कृष्ण स्वामी ऐसे रिलेट कर लीजिए कि प्रस्तावना हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, के एम मुंशी के अनुसार की बात करेंगे तो के एम मुंशी के अनुसार बात करेंगे तो के से कुंडली, आप ये वर्ड रिलेट कर लीजिए। तो के एम मुंशी ने क्या कहा था, प्रस्तावना हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य की जन्म कुंडली है। तो के से के एम मुंशी और के से कुंडली याद रखें। तो कुंडली की किसने ये कहा, अगर पूछे कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र में जन्म गणराज्य की जन्म कुंडली है प्रस्तावना, ये किसने कहा है, तो के एम मुंशी ने कहा। आप याद रखेंगे के से के एम मुंशी और के से कुंडली, तो कुंडली की किसने कहा है, तो के एम मुंशी ने कहा, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। आप याद रखेंगे भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इतनी बात याद रखेंगे आप। अब ये कुछ वाद आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना को लेकर विवाद रहता है कि यह एक संविधान का भाग है या नहीं, मतलब प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है भी या नहीं है, इस पर काफी विवाद रहता है। तो इसकी चर्चा के लिए कुछ वाद हुए, तो इसमें पहला वाद है कि बेरुवारी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना का संविधान का अंग नहीं माना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे ये। ठीक है, कि बेरुवारी वाद था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। एक ही ऐसा वाद है जिसमें संविधान को प्रस्तावना का अंग नहीं माना गया, बाकी सब में माना गया था। उसके बाद केशवानंद भारती वाद आया 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और इसे संविधान का भाग मान लिया था, आप याद रखेंगे। और LIC ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का आंतरिक हिस्सा मान लिया, इसमें आंतरिक हिस्सा कह दिया गया इसको। ठीक, तो याद रखेंगे बेरुवारी वाद में माना ही नहीं गया इसे, और ये मतलब इसे संविधान का भाग नहीं माना गया था। बाकी जितने भी वाद है सब में माना गया, सब में कुछ ना कुछ बताया गया, ये संविधान का हिस्सा है या आंतरिक भाग है या एक तरीके से आत्मा है, कुछ ना कुछ कहा गया इसके विषय में। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या था, चौथा वाद आया कि बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान का भाग है। वही केशवानंद भारती वाली बात को रिपीट कर दिया इसने। ठीक, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण की बात करें तो इसमें प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा। ये याद रखना है कि संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया था, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण में कहा गया था। तो ये कुछ आपको हमने वाद बताए कि बेरुवारी वाद याद रखेंगे, तो बेरुवारी वाद में तो मना कर दिया गया, ठीक है ना। और केशवानंद भारती में मान लिया गया था, LIC ऑफ इंडिया में मान लिया गया। उसके बाद जो बम्बई बनाम आया उसमें भी माना गया, और गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण जो आया उसमें भी इसे मूल आत्मा कह दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ पर इतनी डिटेल मैंने आपको बता दी, और इतनी ही इस चैप्टर में डिटेल है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो कि IAS PCS प्री और छोटे मोटे एग्जाम जो हैं, जैसे कि आपका SSC हो गया, NTPC हो गया, आपका दूसरी लेखपाल हो गया, UPPCS पुलिस हो गया, UPPCS हो गया, पुलिस हो गया, UPSI हो गया, इन सब में छोटे मोटे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं से बन जाते हैं, और काफ़ी बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे IAS PCS वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टेस्ट की ओर, तो जिसे आप जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ये आपको बताएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, और अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टेस्ट की ओर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत मतलब जो विचार है वो उनके किसमें प्रतिबिंबित होता है, मतलब किसमें दिखाई देता है, किसमें उनके विचारों को निहित किया गया है, उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के निर्णय तत्व में, मूल कर्तव्य में। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, उद्देशिका में। भारतीय संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका में ही हमारे 3 न्याय दे दिए हैं, ठीक, 5 स्वतंत्रताएं दे दी है, 2 समताएं दे दी है। तो उनके जो विचार थे, उनके जो मत थे, वो सब किसमें वर्णित हैं, तो उद्देशिका में प्रतिबिंबित हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, देखो कितना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। जैसा कि मैंने बताया था कि 3 शब्द थे, कौन कौन थे, समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था, अखंडता था, और इन 3 शब्दों के किसके द्वारा जोड़ा गया, तो ऑप्शन में 42वां है, 44वां संशोधन है, 46वां संशोधन है, 74वां संशोधन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 42वां संशोधन। इसी के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था, एक समाजवादी हो गया, दूसरा पंथ निरपेक्ष हो गया, तीसरा अखंडता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है,
कौन ऐसा धर्मनिरपेक्ष समझते हो? मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो कौन सा वर्णित करता है? तो मौलिक अधिकार कहता है, संविधान की प्रस्तावना कहती है, नवी अनुसूची कहती है, राज्य के नीति तत्व कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना कहती है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनिएगा। शब्द में कौन सा शब्द 1975 की बात कर रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो 1975 में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन में बंधुत्व है, संप्रभु है, समानता है, अखंडता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखंडता। क्यों? क्योंकि अखंडता जो है वो 42वां संविधान संशोधन था और वर्ष 1976 था। वर्ष 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे इसके तहत। कौन कौन से 3 शब्द थे? तो वो थे अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, वो भी 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो 1975 में तो शामिल नहीं था अखंडता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? आपसे पूछ रहा पंथ निरपेक्ष शब्द, वही बात हो गई कि कब जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन था, वर्ष 1976 था, और इसके साथ कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन? पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो आपको पहले ही बताया था। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोग का शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है, यानी संविधान की प्रस्तावना, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है कौन? सार्वभौमिकता का, समष्टिवाद का, समाजवाद का, अंतःक्रियावाद का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता का। सभी व्यक्ति जो हैं पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, मतलब सबको पूर्णता और समान रूप से मानव मान रहा है। तो ये कैसा सिद्धांत है? तो ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित किस स्वतंत्रता का वर्णन है? देखो वही आ गया, हमने कहा था आपको स्वतंत्रता, समता और न्याय, ये 3 याद रखने। इन्हीं 3 से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो और कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आप ऐसे याद रखें, आपके पास स्वतंत्रता कितनी वर्णित की गई थी? 5 स्वतंत्रताएं वर्णित की गई थी। कौन कौन सी? आप पहले याद रख लें। तो पहली थी विचार। हमने कहा था विचार करोगे तो क्या करोगे? अभिव्यक्ति करोगे, और जब अभिव्यक्ति करोगे तो उस पर विश्वास भी करोगे। 3 ये हो गए थे। उसके बाद हमने बताया था धर्म उपासना, 2 आपको अलग से ऐड कर देनी, टोटल 5 हो जाएंगी। तो ऑप्शन में क्या करा? विचार की स्वतंत्रता, तो ये तो है, करेक्ट है, वर्णित है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति, ये भी स्वतंत्र है, करेक्ट है। विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास भी है। आर्थिक स्वतंत्रता ये नहीं है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी आर्थिक स्वतंत्रता इस संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आर्थिक संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय। अब यहाँ पे न्याय की बात करा तो आप ऐसे तुरंत सोचिए, न्याय कितने दिए गए थे? 3 न्याय दिए गए थे। कितने 3 न्याय दिए गए? 3 न्याय। कौन कौन से थे? सामाजिक था, आर्थिक था और राजनीतिक था। तो आपसे कह रहा है कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, ये तो वर्णित था। आर्थिक न्याय, ये भी वर्णित था। राजनीतिक न्याय, ये भी वर्णित था। और कौन नहीं वर्णित था? तो धार्मिक न्याय वर्णित नहीं था। ये संविधान की न्याय प्रस्तावना में वर्णित नहीं था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर अगर पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो मूल अधिकार कहलाता है, राज्य के नीति तत्व कहलाते, उद्देशिका कहलाता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता। तो हमने बताया था आपका कि ये जो आत्मा की बात करता है तो ये उद्देशिका को जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु
प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? हमने कहा था कुंडली, के से कुंडली और के से केएम मुंशी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको पहले ही पता चल गया होगा, इसका आंसर है केएम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है। तो हमने बताया था पवित्र दस्तावेज की बात करेगा तो उसे बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग स्वीकार किया? आप कह रहा स्वीकार किस में किया गया? तो आप देख लीजिए, इतने वाद दिए गए हैं, बेरूवारी वाद दिया गया है, इसमें तो स्वीकार नहीं किया गया था। नहीं स्वीकार किया गया है, यहाँ इसमें तो स्वीकार नहीं किया गया था। ए गोपालन विवाद, इसमें भी स्वीकार नहीं किया गया था। पीवी पर्स विवाद, इसमें भी नहीं स्वीकार किया गया था। केशवानंद भारती विवाद, ये करेक्ट आंसर है, इसमें संविधान को, इसके भाग को स्वीकार किया गया था। बेरूवारी वाद में तो मना कर दिया गया था कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन करा भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय दिए गए? हमने बताया यही क्वेश्चन मेंस में पूछा, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था, ये शायद 2018 का एग्जाम था। कह रहा भारत के संविधान की उद्देशिका कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? तो ऑप्शन में 2 है, 3 है, 1 है, 4 है। दोस्तों किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। न्याय कितने दिए गए? 3। कौन कौन से हैं? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? आर्थिक न्याय की बात की गई, किसमें वर्णित किया गया है? तो उद्देशिका में तो वर्णित किया गया, लेकिन साथ में मूलाधिकार है, तो ये गलत है, इसमें नहीं है। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो दोस्तों यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और मूल अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्व, तो ये करेक्ट गलत है, उपयोग में से किसी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी। मतलब आर्थिक न्याय का वर्णन हमें उद्देशिका में मिलता है, उसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। ठीक है, तो ये जो जितने क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन कराए थे, ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई यूपीपीसीएस मेंस में आया है, कोई यूपीपीसीएस प्री में आया है, कोई आईएएस में आया है, कोई एसएससी, कोई एनटीपीसी, है ना। इन सब में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और जैसे कि ये 15 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा विश्वास है और ये मेरा दावा भी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड धन्यवाद।